रेशम या सिल्क कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। हजारों साल पहले से इसे लोग इस्तेमाल करते आए हैं और आज भी इसे सबसे मूल्यवान शानदार कपड़ों में से एक माना जाता है। इतने सालों के बाद भी रेशम के उत्पादन के तरीके में बहुत कम बदलाव आया है और आज भी लोग इसे बनाने का पौराणिक तरीका ही अपनाते नजर आते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेशम कैसे बनता है और स्टेप बाय स्टेप कैसे हम तक पहुंचता है। किससे बनता है रेशम? रेशम का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कीड़ों की एक विशाल विविधता है। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली प्रजाति बॉम्बिक्स मोरी का लार्वा है, जिसे घरेलू रेशम कीट का कैटरपिलर भी कहा जाता है। यह अविश्वसनीय रेशम कीट उत्कृष्ट गुणों के ढेरों के साथ सबसे अधिक मांग वाली सामग्रियों में से एक का उत्पादन करते हैं। रेशम चमकदार और हल्का होता है। ये प्रभावशाली रूप से मजबूत भी होता है, जिसमें रेशम का एक रेशा स्टील के तुलनीय रेशे से कहीं अधिक मजबूत होता है। आपको बता दें कि उत्पादन पद्धति प्रौद्योगिकियों में प्रगति के बावजूद रेशम उत्पादन अभी भी एक श्रम गहन प्रक्रिया बनी हुई है और इसमें बहुत मेहनत शामिल है। कैसे बनता है रेशम? यहाँ हम आपको रेशम के उत्पादन की आकर्षक प्रक्रिया के लिए स्टेप बाय स्टेप चीजें बताने जा रहे हैं। रेशम उत्पादन। रेशम के कीड़ों को इकट्ठा करने के लिए और इसे बनाने की सामग्री एकत्र करने के लिए सबसे पहले कोकून की कटाई की प्रक्रिया शुरू की जाती है। मादा रेशम कीट हर सीजन में लगभग 300 से 500 अंडे देती है। ये अंडे अंततः रेशम कीट बनाने के लिए निकलते हैं, जो एक नियंत्रित वातावरण में तब तक उगाए जाते हैं जब तक कि वो लार्वा या कैटरपिलर से नहीं निकलते। रेशम कीट विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी मात्रा में शहतूत के पत्तों पर लगातार भोजन करते हैं। उन्हें अपनी पूरी क्षमता यानी लगभग 3 इंच तक बढ़ने के लिए 6 सप्ताह लगते हैं। इस समय वो खाना बंद कर देते हैं और अपना सिर उठाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो अपने कोकून को घुमाने के लिए तैयार होते हैं। एक सुरक्षित फ्रेम या पेड़ से जुड़ा हुआ रेशम कीट अपने शरीर को लगभग 3 लाख बार गणित के 8 की आकृति में घुमाकर रेशम कोकून की कताई करना शुरू कर देता है। एक प्रक्रिया में लगभग 3 से 8 दिन लगते हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक रेशम का कीड़ा रेशम का केवल एक धागा पैदा करता है, जो लगभग 100 मीटर लंबा होता है और एक प्रकार के प्राकृतिक गोंद से जुड़ा होता है, जिसे सेरिसिन कहा जाता है। धागा निष्कर्षण। एक बार रेशम के कीड़ों ने अपने कोकून को काट लिया तो वो अंततः खुद को इसके अंदर घेर लेते हैं और फिर रेशम के धागे निकालने का समय आ जाता है। इसके बाद कोकून को एक साथ पकड़े हुए गोंद को नरम करने और भंग करने के लिए कोकून को उबलते पानी में रखा जाता है। रेशम उत्पादन प्रक्रिया में ये एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक धागे की निरंतरता को कोई नुकसान ना हो। फिर प्रत्येक धागे को ध्यान से कोकून से अलग अलग लंबे धागों में लपेटा जाता है। फिर इसे एक रील पर लपेटा जाता है। प्रसंस्करण के दौरान तंतुओं की सुरक्षा के लिए कुछ सेरेसिन अभी भी धागे पर रह सकते हैं, लेकिन इसे आमतौर पर साबुन और उबलते पानी से धोया जाता है। रंगाई। जब रेशम के धागों को धोया और डीगम किया जाता है तो रंगाई की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्हें विरंजित और सुखाया जाएगा। पारंपरिक रेशम रंगाई तकनीक आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों जैसे फल या नील के पौधों के पत्तों से रंग लेती है। धागों को गर्म नील के पत्तों और पानी के एक बर्तन के अंदर बंडलों में एक साथ भिगोया जाता है। उचित रंग टोन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ये प्रक्रिया कई दिनों में कई बार की जाती है। हालांकि रेशम के व्यावसायिक निर्माण में रंगाई के ये पारंपरिक तरीके लगभग विलुप्त हो गए हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति का मतलब है कि निर्माता इसके बजाय एसिड डाई या प्रतिक्रियाशील रंगों जैसे विभिन्न रंगों का उपयोग करने का विकल्प चुनते हैं। ये व्यापक मांग को पूरा करने में सक्षम होने के लिए रंगों में पसंद की अधिक रेंज देता है। रंग को सोखने के लिए रेशम को डाई बाथ में डुबोया जाता है। रेशम को 2 सिलेंडरों के माध्यम से बाथ में डाला जाता है या एक गोल जिंक के लिए तय किया जा सकता है, जो बाथ में डूबा हुआ है।
कई मामलों में ये प्रक्रियाओं के अंतिम चरणों में से एक होता है, क्योंकि निर्माता आमतौर पर कचरे को कम करने के प्रयास में पीस डाइंग को प्राथमिकता देते हैं। कताई। पारंपरिक चरखा हमेशा रेशम उत्पादन प्रक्रिया का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा भी। हालांकि औद्योगिक प्रक्रियाएं अब रेशम के धागों को बहुत तेजी से स्पिन करने में सक्षम हैं। ये क्लासिक स्पिनिंग व्हील के कार्यों की नकल करता है। कताई की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से रंगे हुए तंतुओं को एक बोबिन पर खोल देती है ताकि वो बुनाई की प्रक्रिया के लिए तैयार हो सके। इसे कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें हाथ से कताई से लेकर रिंग स्पिनिंग और खच्चर कताई तक शामिल हैं। बुनाई। बुनाई वो प्रक्रिया है जिसमें रेशम का अंतिम टुकड़ा एक साथ आता है। रेशम की बुनाई कई अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। साटन बुनाई, सादा बुनाई और खुली बुनाई सबसे आम है और रेशम की परिसज्जा बुनाई के प्रकार पर निर्भर करती है। आमतौर पर बुनाई में धागों के 2 सेटों को आपस में जोड़ना शामिल होता है ताकि वो एक दूसरे के चारों ओर लॉक हो जाएं और कपड़े का एक मजबूत सामान टुकड़ा बना लें। वहीं धागे एक दूसरे के समकोण पर बुने जाते हैं और 2 अलग अलग कोणों को ताना और बाना कहा जाता है। ताना कपड़े के ऊपर और नीचे चलता है, जबकि बाना इसके आर पार चलता है। छपाई। रेशम के एक टुकड़े को एक विशेष पैटर्न या डिजाइन की जरूरत होती है, तो इसे पूर्व उपचार के बाद मुद्रित करने की भी जरूरत होगी। ये 2 अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, डिजिटल प्रिंटिंग या स्क्रीन प्रिंटिंग। डिजिटल सिल्क प्रिंटिंग विशेष रूप से डिजाइन किए गए टेक्सटाइल प्रिंटर का उपयोग करती है। स्याही का उपयोग करके कपड़ों पर हाथ से खींची गई या डिजिटल रूप से निर्मित कलाकृति को स्थानांतरित करती है। वहीं स्क्रीन प्रिंटिंग अनिवार्य रूप से एक ही परिणाम बनाने का पारंपरिक, अधिक हाथ से चलने वाला तरीका है। हालांकि इसमें कुछ मामलों में स्याही के मोटे उपयोग के कारण अधिक बोल्डर, अधिक जीवंत रूप प्राप्त करा जा सकता है। फिनिशिंग। उपयोग के लिए तैयार माने जाने के लिए रेशम की फिनिशिंग का काम किया जाता है। रेशम के एक टुकड़े को फिनिशिंग देने के बाद ये अत्यधिक चमकदार लगता है, जिसके लिए ये आमतौर पर जाना भी जाता है और यही कारण है कि इसकी खूब मांग है और कभी भी इसका फैशन नहीं जाता।